अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड सोसाइटी। वीक 2 का हमारा लास्ट लेक्चर है, मींस ये फोर्थ लेक्चर बनता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्ड लेक्चर के अंदर बेसिकली एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट को। आपको याद हो, एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट, दो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो हमें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, हम उसे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो वो जनरल होता है, वो सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर मकसद नहीं होता कि वो उसे इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो ओवरऑल इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो वो सबके लिए हुई हैं, सिर्फ एक नहीं हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो वो सारी कंपनीज पे असर पड़ेगा, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ना कुछ हमारे पास एक्सटर्नल ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, स्पेसिफिकली वो फोकस्ड होती हैं हमारे ऊपर। तो वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है ना हमारा। हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई चेंज आई है तो वो इंडस्ट्री में चेंज हमें इन्फ्लुएंस करेगी, पूरे बिजनेस को चेंज नहीं करेगी। ठीक है ना। तो हमारी आपकी कपड़े बनाने की एक मिल है, तो कपड़े बनाने की मिल के ऊपर सपोज गवर्नमेंट जो एक ऐसी चेंज आई है, कपड़ा बनाने का ट्रेंड बदल गया है, तो वो ट्रेंड बदलने से हमारा मुकाबला जो है वो बदल गया है, हमारे ऊपर असर उसका हुआ है। कपड़े बनाने वालों पे असर हुआ है, जूते बनाने वालों पे उसका असर नहीं होगा, मोटरसाइकिल कंपनीज पे उसका असर नहीं होगा, कार बनाने पे उसका असर नहीं होगा। तो वो हमारा स्पेसिफिक कहलाएगा फैक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर लाइक कस्टमर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये डिफरेंट हम पढ़ेंगे आगे। फिर तीसरा इन्वायरमेंट इंटरनल होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ये दोनों कवर हो जाएंगे, इंटरनल भी और हमारा मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी। ठीक है, तो ये दोनों होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम मैक्रो को एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल भी इसे कह सकते हैं, लीगल। तो ये अब्रीविएशन बनता है पेस्टल एनालिसिस, आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है पेस्टल एनालिसिस। तो बेसिकली ये पेस्टल एनालिसिस में हम मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हैं। ये वो बड़े फैक्टर्स हैं जो जनरल हैं और वो पूरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारे बिजनेस या हमारी इंडस्ट्री को नहीं कर रहे होते। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल माइक्रो क्या है हमारे, इसके अंदर आप देख लें एक सप्लायर है। देखें, जिस तरह आपको याद हो लेक्चर नंबर 3 में हमने एग्जांपल ली थी कि हमारी बेकरी है एबीसी बेकरी। तो एबीसी बेकरी का सप्लायर जो है, ठीक है, अब एक सप्लायर है, सपोज अब्दुलरहमान ट्रेडर्स हैं। तो अब्दुलरहमान ट्रेडर्स वाले सप्लाई करते हैं सारी बेकरियों को मटेरियल। तो अब्दुलरहमान ट्रेडर वाला अब जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है बेकरीज को, वो कहे जी मैंने रेट महंगा करना, मैंने महंगा मटेरियल देना है। तो सिर्फ उसका असर बेकरीज पे हो रहा है, उसका असर बाकी सब पे नहीं हो रहा। आपकी बेकरी भी, एबीसी भी इन्फ्लुएंस हो रही है, बाकी बेकरीज भी उससे इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना हमारे ऊपर। गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो वो सिर्फ टैक्स हमारे ऊपर नहीं होगा, वो ओवरऑल होगा। गवर्नमेंट कहती है टैक्स की शरह कंपनीज की 10% से बढ़ा के 15% कर दें, तो हम भी एक कंपनी है, तो वो बेकरी पे भी होगा, वो गाड़ियों पे भी होगा, वो सब पे होगा। तो वो जनरल इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो सप्लायर जो है जिस तरह हमारा, अब ये जो है ये हमें असर करेगा। सप्लायर कौन होता है, आप अपने आप को अगर एक बेकरी एज्यूम करें, एक बनाने वाली ऐसी कंपनी एज्यूम करें जो चीजें बनाती है। टिश्यू बनाने वाली कंपनी खुद को एज्यूम कर लें, लेदर का की जैकेट्स बनाने वाली कंपनी खुद को एज्यूम कर लें, मोबाइल बनाने वाली कंपनी एज्यूम कर लें। तो आप जो चीज़ बना रहे हैं, आपको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वो आपका सप्लायर है। आप लेदर की जैकेट बना रहे हैं तो लेदर प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपका सप्लायर है। आप जो है सपोज आप ठेकेदार हो, कंस्ट्रक्शन करते हो घरों की, तो घरों की कंस्ट्रक्शन जो है ये, इसको जो मटेरियल है वो आपका अपना तो नहीं होगा ना। आपको ईंटें चाहिए हैं, सीमेंट चाहिए है, बजरी चाहिए है, रेत चाहिए है। ठीक है, मजदूर चाहिए हैं, मिस्त्री चाहिए हैं। अब आपको जो रेत, बजरी, सीमेंट मटेरियल सारा सप्लाई कर रहा है वो आपका सप्लायर है। ठीक है, तो अब ये सारे वो हैं सप्लायर, वो लोग होंगे जो आपको चीज बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप एक रेस्टोरेंट हैं तो आप खाना बनाते हैं और उसको सर्व करते हैं, तो आपको खाने के रिलेटेड चिकन कोई प्रोवाइड करेगा, बीफ कोई प्रोवाइड करेगा, मटन कोई प्रोवाइड करेगा, आपको मिसाले आपको कोई प्रोवाइड करेगा। फर्नीचर के लिए आपका कोई और काम करने वाला होगा जो आपको फर्नीचर प्रोवाइड करेगा। ये सारे आपके लिए लोग कौन है जो फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, या चिकन या बीफ या मटन या मिसाले जो प्रोवाइड करेंगे, सारे आपके सप्लायर्स हैं। आई होप सो बात आपको सबको समझ आ गई। तो अब देखिए सप्लायर का डायरेक्ट लिंक है हमारे साथ, तो वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोचें अगर सप्लायर अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दे, हमारी चीज़ें कम क्वालिटी की बनेगी, हमें असर होगा। जो सप्लायर है वो चीज़ की कीमत बढ़ा दे, वो कीमत बढ़ाता है तो उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर होता है, हमारी चीज़ की कास्ट बढ़ जाती है। जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब एक चीज़ की कास्ट बढ़ती है हमारी, तो फिर उससे हम क्या करते हैं, हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, हमें महंगी बढ़ेगी तो हम महंगी बनाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव कर देते हैं तो हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस पड़ेगा। वो हमें रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं सप्लाई करते,
ठीक है, तो हमें डायरेक्टली असर पड़ेगा। हम घर बना रहे हैं, तो घर बना के हमने मजदूर मिस्त्री लगाए हुए हैं और हमारा सीमेंट प्रोवाइड करने वाला टाइम पे सीमेंट नहीं पहुंचाता, तो मिस्त्री मजदूरों की हमें मजदूरी पड़ गई ना मुफ्त की, काम भी नहीं हुआ और हमारा वक्त भी ज़ाया हुआ, तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी उसकी सूरत में। तो ये सप्लायर्स का असर है हमारे ऊपर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, लोगों तक पहुंचाने वाले। ठीक है, जिस तरह आप जो है ब्रेड बना रहे हैं, एक बेकरी है आपकी, तो बेकरी ज़रूरी तो नहीं कि आप अपनी आउटलेट बनाओ, एक बेकरी कई जगहों पे बिकती हैं। डान की प्रोडक्ट्स आप देखें, डान की प्रोडक्ट्स हर बेकरी पे पड़ी होंगी, हर स्टोर पे पड़ी होंगी, तो डान वाले खुद तो नहीं ना बेच रहे। इसी तरह और भी बेकरीज हैं जिन्होंने अपनी भी बनाई हुई है और दूसरों के थ्रू भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके लिए कोई और कर रहा है। अब सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाती है, तो सैमसंग खुद तो नहीं ना बेच रही, अपनी दुकानें तो नहीं ना सैमसंग की ने बनाई हुई, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दूसरों को दी हुई है। आईफोन जो बनाता है मोबाइल, उसके या तो आईफोन के आई स्टोर्स हैं या वो ऑनलाइन बेचते हैं, या वो कुछ लोगों को जो है मुल्क के अंदर जो है वो अलाउ करते हैं कि वो आपकी जगह पे बेच सकते हैं। तो उन अब ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन का अपना चैनल है। अब बाटा और सर्विस की मिसाल लें, तो बाटा और सर्विस वाले जो है वो जूता बनाते हैं और उसको खुद बेचते हैं। तो बाटा और सर्विस की अपनी आउटलेट्स भी हैं जो कंपनी की अपनी है, या फिर उन्होंने लोगों को फ्रेंचाइज भी दी हुई हैं कि लोग उनके लिए बेचते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है। अब मोबाइल की सिमें बेचने वाली कंपनियों को देख लें, मोबाइल का मोबिलिंक है जैसे, टेलीनार है जैसे, यूफोन है जैसे। अब उन्होंने जो सिमें उनकी होती हैं वो खुद भी बेचते हैं और उन्होंने लोगों को भी दी हुई हैं बेचने के लिए। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उनकी दो तरह की है ना, एक खुद बेच रहे हैं, एक दूसरों के थ्रू बेच रहे हैं। इसी तरह जो है सीमेंट बनाने वाली कंपनियां जो सीमेंट बनाती हैं वो खुद नहीं बेचती, उन्होंने अपनी कोई आउटलेट नहीं बनाई हुई, लोग उनसे खरीदते हैं और लोग फिर कस्टमर्स को बेचते हैं। उनका सारे का सारा दूसरे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर हमें बड़ी बुरी तरह या अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहता है हमने आपकी चीज़ बेचनी ही नहीं भाई, आपकी चीज़ तो बिकती ही नहीं, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा अगर हमारी चीज़ बिकती नहीं है तो। ठीक है, अगर हमारी चीज़ बहुत बिकती है, कस्टमर पूछता है बार बार आके, तो खुद सोचें, डिस्ट्रीब्यूटर हमारी चीज़ ज़रूर रखेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की सेल बढ़ रही है, उसकी सेल बढ़ रही है तो उसका मुनाफा बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी बड़ा अहम हमारा स्टेक होल्डर है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है जो हमें असर करता है। ठीक है, अच्छा देन अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर हैं, अगर आप इनको देखें तरतीब बन रही है। हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आप को एज्यूम करें, आप, हम एक बेकरी है, सपोज बेकरी एज्यूम कर लें, तो हम बेकरी के लिए आटा या मैदा, ये जो मटेरियल बाकी है वो सारा बाहर से ले रहे हैं, वो हमारे सप्लायर्स हैं। हम बेकरी बना के आइटम्स बना के बेच रहे हैं दुकानों पे, तो दुकानें हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो एक तरतीब बन गई ना, पहले सप्लायर है, फिर हम हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है वो कस्टमर आ रहा है। ऐसे ही है ना कि हम चीज़ बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर चीज़ कस्टमर को देगा, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके खरीदेगा चीज़। तो कस्टमर पे चीज़ एंड हो गई, वो कस्टमर घर ले जाते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर और आगे जाके जो इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूमर बन जाते हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाएगा ये। तो अब देखें क्या बनी, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे बाद डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारे बाद कस्टमर, उनके बाद कस्टमर हैं, सॉरी। हमसे पहले कौन है, सप्लायर है। अब जिस तरह अब्दुर्रहमान ट्रेडर्स की हमने मिसाल ली थी कि अब्दुर्रहमान वाले हमें आटा और मैदा और सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो हमने देखना क्या उनका अपना है वो आटा और वो मैदा, या वो किसी मिल से ले रहे हैं। अगर सपोज वो किसी मिल से ले रहे हैं, मिल वाले कहाँ से ले रहे हैं, वो किसी किसान से ले रहे होंगे गंदम, उससे वो आटा और मैदा निकाल रहे होंगे। तो असल में हमारा कहाँ से शुरू हुआ वैल्यू चेन इस बेकरी के बिजनेस का, उस जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी, वहाँ से जो लगा रहा है किसान एग्रीकल्चर, वहाँ से बात शुरू हुई, मैन्युफैक्चरर तक आई। अब मैन्युफैक्चरर दो तरह के हैं यहाँ पे, एक वो फ्लोर मिल वाला जो जो गंदम को कन्वर्ट कर रहा है आटे में और मैदे में। फिर अगले स्टेप में हम भी मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो फ्लोर मिल वाला है उसके और हमारे दरमियान एक सप्लायर आ गया बीच में। ये बेसिकली अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। जो अब्दुर्रहमान ट्रेडर्स होंगे वो सिर्फ आटा मिल से लेता होगा और हमें आटा बेचता होगा, या उनसे मैदा लेता होगा और हमें मैदा बेचता होगा, वो ट्रेडर बन गया। ट्रेडर होता है ना जो ट्रेडिंग करते हैं। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, आगे हमारा पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो अब देखें वो फार्मर, फार्मर के बाद फ्लोर मिल, फ्लोर मिल के बाद जो हमें आटा और मैदा सप्लायर है, फिर हम मैन्युफैक्चरर आ गए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आ गया जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी प्रोडक्ट्स, और फिर कस्टमर आ गया। तो अब देखें तो ये वैल्यू चेन नीचे रेड कलर में जो आपको लिखी हुई है वो है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर आता है, फिर मैन्युफैक्चरर चीज़ बना के होल सेलर को भेजता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है। होल सेलर होते हैं थोक फरोश, जिसे हम उर्दू जबान में कहते हैं ना, जो बल्क में चीज़ें खरीदते हैं लोगों से,
जो फैक्ट्री से बल्क में खरीदते हैं चीजें और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ी थोड़ी बेचते हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिर मजीद थोड़ी थोड़ी आइटम्स जो है वो कस्टमर्स को बेचता है। तो ये बेसिकली एक वैल्यू चेन बन गई, या इसे वैल्यू चेन कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, तो अब देखें ये सारे का सारा जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड है, इसका हिस्सा है हम लोग। तो ये सारे लोग जो हैं ये वैल्यू चेन का हिस्सा है जो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। इसके अलावा और भी आ जाते हैं इसमें। क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने आपके पैसे देने होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर को अक्सर आपको पता है कारोबार जो है वो उधार पे चलता है। तो उधार पे जब कारोबार चलता है तो अब सारी बात है, आपने चीज़ बेची, उधार पे बेची, और अक्सर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उधार पे ही हो रही होती हैं, तब ज़्यादा सेल होती है। कैश पे सेल हमेशा कम होती है। तो उधार पे होने की वजह से उन्होंने पैसे देने हैं आपको कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, महीनों बाद, वो आपके क्रेडिटर्स हैं। अब वो जो क्रेडिटर्स हैं आपको अगर वो पैसे नहीं देंगे तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। अगर वो आपको टाइम पे पैसे दे रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस सही चल रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स बड़े अहम होते हैं, ये भी हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे लिंक्ड हैं। देन उसके बाद कंपेटिटर्स हैं हमारे बच्चों। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो भी हमें असर करते हैं और वो डायरेक्टली असर करते हैं। देखिए आपकी बेकरी है एबीसी बेकरी, आप जो है 10 आइटम्स बना रहे हो, आपका कंपेटिटर जो है वो भी 10 आइटम्स बना रहा है। आपके कंपेटिटर्स के पास नया आइडिया आया, वो नई किस्म की बेकरी आइटम्स लॉन्च कर देता है। तो क्या होगा? नई किस्म के बेकरी आइटम उसने लॉन्च किए हैं तो कस्टमर हो सकता है उसकी तरफ चला जाए। नई प्रोडक्ट है ना, टेस्टी प्रोडक्ट है। तो आपके बिजनेस पे असर हुआ, कंपेटिटर्स के उस एक मूव का वो आपके ऊपर असर हो रहा है। ठीक है, तो अब वो आपकी तरह की सही चीजें, बिल्कुल आपकी तरह की चीजें बना रहा है, फिर तो डायरेक्ट मुकाबला हुआ गया ना आपके साथ। या वो आपकी अल्टरनेट प्रोडक्ट्स बना रहा है, कुछ ऐसा बना रहा है जो आप नहीं बना रहे, तो उस सूरत में भी वो आपको असर करेगा। ठीक है, तो एक जो कंपेटिटर है उसकी एक मूव आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक कंपेटिटर अनाउंस करता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स बंद कर रहा हूं, मैंने नहीं बनानी अब, तो आपको उसका फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि उसके कस्टमर्स उसको छोड़ के, उसकी प्रोडक्ट आनी बंद होगी, आपकी प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वो डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस करना है ना आपको। तो इस तरह ये कंपेटिटर्स हैं जिनका असर डायरेक्टली हमारे बिजनेस पे होता है। तो ये भी हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अच्छा, अब कंपेटिटर्स जो है ना वो या तो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल आपकी तरह की। आप अगर केक रस बना रहे हैं तो वो भी केक रस बना रहे हैं। ठीक है, आप ब्रेड बना रहे हैं तो वो भी ब्रेड बना रही है, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, जिस तरह वो अल्टरनेट होती हैं आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, आप जो है वो केक रस बना रहे हो तो हो सकता है वो बिस्किट्स बनाने शुरू कर दें, कुकीज़ बनानी शुरू कर दें। तो ये सेम प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है ना। ठीक है, तो जो जो थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट होती है वो हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहलाती है। तो ये भी, ये दोनों तरह के कंपेटिटर्स आपके होते हैं। तो इसकी बेस पे हम कह सकते हैं डायरेक्ट कंपेटिटर होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी आपके लेवल से वो बहुत बियॉन्ड है डिबेट, तो इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते। चलिए आगे हम बात करते हैं कस्टमर्स की। कस्टमर्स भी बड़े अहम है, आपको पता है ये डायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो और इन्हीं के लिए तो कंपनी चीज़ें बनाती है। कस्टमर को जो चाहिए होता है वही कंपनी जो है उनके लिए बनाती है। अब कस्टमर में और कंज्यूमर में फ़र्क होता है बच्चों, ये आपने डिफरेंस देखना है। कस्टमर वो बंदा होगा जो वैल्यू चेन में परचेज करेगा रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, वो कस्टमर है। और कंज्यूमर को ना जो कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने का मतलब होता है इस्तेमाल करना। जिस तरह आप देखें ना, हम ब्रेड बनाते हैं, तो हम ब्रेड बना के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो दुकानों वाले हैं वो हमारी ब्रेड बेचते हैं। एक अंकल आते हैं, वो ब्रेड लेके चले जाते हैं घर। तो अंकल हो सकता है खुद एक ब्रेड का पीस खाएं, बाकी ब्रेड उनके बच्चे खाएं। ठीक है, तो अब अंकल जो हैं वो जो परचेज करने आए हैं आपके पास, आपकी दुकान, आपकी ब्रेड को जो परचेज करके गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वो खुद कस्टमर हैं क्योंकि उन्होंने खरीदी है। कस्टमर वो होता है जो चीज़ खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है जो उसको इस्तेमाल करता है। अगर अंकल ने खरीदी है और इस्तेमाल भी किया तो वो दोनों हैं, कस्टमर भी हुए और कंज्यूमर भी हुए। लेकिन उनके जो बच्चे हैं या उनकी जो वाइफ है या उनके जो घर में लोग मौजूद हैं, उन लोगों में से तो किसी ने नहीं ना खरीदी, तो वो कस्टमर नहीं है। वो सिर्फ क्या है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल की है तो वो कंज्यूमर्स कहलाएंगे सिर्फ। तो अल्टीमेटली तो चीज़ जाती है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर फिर उसके बारे में फीडबैक देता है कि वो चीज़ कैसी है। लेकिन हम कस्टमर्स और कंज्यूमर को यहाँ पे इंटरचेंजेबली पढ़ लें तो बात ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम जो हैं, ये कंज्यूमर हो या कस्टमर हो, ये हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब जो कंज्यूमर है वो खुद तो नहीं ना हमें, अब जिस तरह बच्चे हैं जो अंकल ब्रेड लेके गए हैं, उनके बच्चे तो ब्रेड लेने आते ही नहीं है, अंकल लेने आते हैं। बच्चे अगर सपोज अपने बाबा से कहें कि बाबा ब्रेड नहीं है अच्छी,
ठीक है, तो क्या है, वो अगली दफ़ा ब्रेड लेने अंकल आएंगे तो वो वाली ब्रेड नहीं परचेज करेंगे, वो कहेंगे यार बच्चों ने कहा था वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली असर हमें कस्टमर का हो रहा है। ठीक है, अगर बच्चे तारीफ कर दें, बाबा बहुत अच्छी ये ब्रेड है, यही लेनी है हमने, तो अगली दफ़ा वो अंकल आके कहेंगे यार वो वाली ब्रेड पड़ी है, अब मेरे बच्चों को वो पसंद है, वो लेनी है मैंने। ठीक है, तो अब ये क्या है, वो कस्टमर असल में असर कर रहा है और हमारी जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हमने बार बार डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में भी कि अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमारे लिए थ्रेट्स होती हैं। चलिए, अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ। तो इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इंटरनल है। इंटरनल लफ्ज़ी मतलब ये अंदर का होता है ना। तो अंदर की जो है इन्वायरमेंट है हमारी कंपनी का, वो हमारा इंटरनल है और ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, तो इसमें पहले देखिए कल्चर है, मैनेजिंग कल्चर। हमें कल्चर को मैनेज करना होता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। लाइक कल्चर रेफर्स टू बिलीव्स, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइड द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ठीक है, ये बेसिकली कोई बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको फॉलो करते हैं लोग, वो हमारा कल्चर होता है। शलवार कमीज पहननी है, कल्चर है। लोगों ने आना है, आपने अदब में खड़े हो जाना है, ये कल्चर है। सबको अस्सलाम वालेकुम कहना है, ये आपका कल्चर है। अदब से बात करनी है, ये कल्चर है। उर्दू बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में या इंग्लिश बोलेंगे, ये कल्चर है आपका। ठीक है, तो कल्चर्स बेसिकली आपकी वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो टेंजिबल होती हैं, जो लोगों को नज़र आ सकती हैं, वो हमारा कल्चर है। तो कल्चर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसका असर होता है। अब हमारा जिस तरह सरकारी इदारों का अपना एक कल्चर है, प्राइवेट का अपना कल्चर है। सरकारी इदारों में काम नहीं करना, ये एक अलग कल्चर है। ऐसे ही है ना, तो अब ये कल्चर हमारा ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो है सरकारी इदारों में। तो हमारे सरकारी इदारों में 5 बंदों का काम 20 बंदे कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं हो रहा होता। कल्चर है ना। ठीक है, तो प्राइवेट में 5 बंदों का काम 1 बंदा या 2 बंदे कर रहे होते हैं और काम ठीक हो रहा होता है। अगेन कल्चर है, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि हमारा सारा कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होना है, हमें रिवार्ड्स मिलने हैं हमारी परफॉर्मेंस पे, इसलिए वो अच्छा काम करते हैं। सरकारी में उन्हें पता है नौकरी पक्की है, खैर है, कोई गल नहीं, कम नाम ही किया था, खैर है, कुछ नहीं कर सकते। अब वो कल्चर है हमारा। ठीक है, तो कल्चर जो है इंटरनल हमारा, वो असर करता है ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने जिस तरह आप सरकारी इदारों को और प्राइवेट को जहन में रखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। स्ट्रक्चर और कल्चर में फ़र्क क्या है, ये ज़रा देखें। स्ट्रक्चर के अगर आप जो लाइन, फ्यू लाइन्स लिखी हुई हैं, द स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द वेज थ्रू विच वेरियस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। कि ये जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो कैसे होती हैं, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इट मे कवर द हायरार्की, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ रोल्स, कोऑर्डिनेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। हायरार्की होती है, वो जो स्टेप्स होती है ना, जिस तरह फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये हायरार्की कहलाती है। नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, जिस तरह आप कहें कि हमारी हायरार्की, आर्मी की हायरार्की है कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और जनरल होते हैं। अब ये हायरार्की है कि छोटे छोटे तरीन अफसर कौन सा है, लेफ्टिनेंट जो है, सेकंड लेफ्टिनेंट सॉरी। तो और जो हमारा हाईएस्ट ऑफिसर है वो कौन सा है, वो जनरल है हमारा। अब ये हायरार्की है फौज की। इस तरह डॉक्टर्स की हायरार्की होती है, ये जूनियर डॉक्टर है, ये सीनियर डॉक्टर है, ये कंसल्टेंट डॉक्टर है, ये प्रोफेसर डॉक्टर है, इस तरह की ये हायरार्की है उनकी। चेन ऑफ कमांड होता है कि आपकी जो चेन है, आपकी कमांड की जो चेन है वो कितनी बड़ी है, यानी कितने लोग आपके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो या अब यूं कह लें कि चेन ऑफ कमांड, वो जो चेन क्या है, वो चेन कैसे जुड़ी हुई है, कौन किसको जवाब दे है, दैट इज चेन ऑफ कमांड। ये सिंपल वर्ड्स में आप कह लें, बाकी छोड़ दें, स्पैन ऑफ कंट्रोल को मैंने मिक्स कर दिया था। तो अब यूं कहेंगे कि चेन ऑफ कमांड से मुराद ये कि कौन किसको जवाब दे है, दैट इज चेन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है आपके नीचे कितने लोग कंट्रोल में हैं आपकी, कि आपके कंट्रोल का स्पैन कितना। स्पैन होता है ना किसी चीज का फैला होना, तो आपका कंट्रोल कितना फैला हुआ है, कितने लोग आपके कंट्रोल में आते हैं, वो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। जिस तरह आपके नीचे 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, आप जो है आप मैनेजर को जवाब दें तो वो आपका चेन ऑफ कमांड है। और आपको मिस्टर एबीसी जवाब दें तो ये आपका चेन ऑफ कमांड है कि आपने किससे जवाब लेना है और किसको जवाब देना है। डेलीगेशन ऑफ रोल्स हैं कि रोल्स कैसे डेलीगेटेड हैं, किस बंदे के जिम्मे क्या रोल है, किस बंदे के जिम्मे क्या ड्यूटी है, ये डेलीगेशन ऑफ रोल्स कहलाता है। कोऑर्डिनेशन, किस तरह कोऑर्डिनेटेड हैं चीज़ें। ठीक है, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, सिमेट्री है या नहीं है, एंड कोई और एस्पेक्ट जो इससे रिलेटेड हो, ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका भी असर होता है बच्चों। जिस तरह देखिए ना, एक इनमें स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है और मिक्स स्ट्रक्चर होता है, या और भी फॉर्म्स होती हैं। अब जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर सरकारी इदारों में होता है, आपको पता है सरकारी इदारों में एक फाइल के ऊपर 10 लोगों के साइन होने हैं। तो 10 लोगों के जब साइन होने हैं तो वो काम उतना लंबा पड़ जाना है ना।
मुश्किल हो जाना है काम वो, ठीक है। तो 10 लोगों के साइन होने हैं, तो 10 लोगों ने साइन करते एक बंदा भी एब्सेंट है तो काम लंबा पै गया। पहले 4 लोगों ने साइन कर दिए हैं, 5वें वाला बंदा 5 दिन की छुट्टी पे है, तो 5 दिन आपकी फाइल रुक जाएगी। 5 दिन बाद उसके साइन हो गए, हो सकता है कोई और छुट्टी से टूट जाए। क्या होगा, वो पूरे का पूरा काम 1 दिन का काम हो सकता है 10 दिनों में हो आपका। ये स्ट्रक्चर का नुकसान है। स्ट्रक्चर बड़े हों, फैले हुए हों, जितने जो है वो सेंट्रलाइज्ड होंगे, उस तरह ही उसका नुकसान होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो अगर आपका स्ट्रक्चर, जिस तरह सरकारी इदारों का अपना स्ट्रक्चर है, प्राइवेट का अलग स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर भी आपकी परफॉर्मेंस को असर करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। आगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये भी हमारा इंटरनल फैक्टर है बच्चों। ये सारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्रक्स में बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, तो गौर से आपने सुनना है, नेट से हेल्प ले लेनी है, आपको रीडिंग मटेरियल दूंगा, उसको पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिटरमिन्स द डायरेक्शन एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू रीच देयर, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है हमें बताता है हमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ठीक है। हमने कहाँ जाना है और हमने कैसे जाना है, ये हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताती है। हमने कहाँ जाना है, ये हमारा विजन होता है, ठीक है। आप देखें ना, द डायरेक्शन ये लिखा हुआ है आपको, सॉरी सेकंड पॉइंट में आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें द डायरेक्शन, ये हमारा विजन है, हमने कहाँ जाना है, ठीक है। कैसे जाना है, वो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारा जो है हमारा, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। अब कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो कंपनी की डायरेक्शन सेट करती है और कंपनी के बिजनेसेस को डिटरमिन करती है। तो जिस तरह आपके सामने यहाँ पे है कि एक कंपनी हो, वो कहती है हमने आईटी कंपनी बनना, दुनिया की बेहतरीन, तो उसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस आईटी का होगा, आपके सारे के सारे ऑपरेशन आईटी के होंगे। एक कंपनी कहती है मैंने गाड़ी बनानी है, तो वो उनका विजन ये है कि वो गाड़ी के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वो गाड़ियां बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है वो फॉलो करेगा आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। आपने जो डायरेक्शन सेट की है अपनी, जो अपना विजन और मिशन बनाया है, उसी को फॉलो करके आप चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इंटरनल फैक्टर है, जैसा विजन वैसी डायरेक्शन, वैसे ऑपरेशन वैसा बिजनेस। आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस को मैनेज करना, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है, पैसा, ठीक है। आप जैसे देखें पैसे को मैनेज हम कैसे करेंगे, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने ये देखना है कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा। ये दो बड़ी कंसिडरेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब जैसे देखें ना, आपके पास अगर कंपनी के पास खुला पैसा है, सोचें तो आपके ऑब्जेक्टिव्स और होंगे। आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप बड़े फोकस्ड होंगे, बड़े मोहतात होके आप अपना बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैटर है, ठीक है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनल। इसमें गलती आपके बिजनेस को लॉस की तरफ लेके जा सकती है। कुछ मुल्कों के पास, कुछ कंपनीज के पास बड़ा पैसा होता है, लेकिन जो है वो अच्छा इस्तेमाल नहीं होता, मैनेज प्रॉपर नहीं करती, मैनेज ना होने की वजह से वो कंपनीज नुकसान में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल मैटर होता है हमारा। वो जिस तरह देखें ना, डेबू जो कंपनी है बच्चों पाकिस्तान के अंदर, तो डेबू जो कंपनी है वो बड़ी अच्छी कंपनी थी, दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसका शुमार होता था। लेकिन उनका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी ना, वो अपनी प्रॉपरली मैनेज नहीं करती थी चीज़ों को। एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लियर नहीं थी उनकी, दूसरा उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर नहीं थी उनकी। तो उसकी वजह से वो कंपनी नुकसान में चली गई। उन्होंने क्या किया, जो पैसा आता ना प्रॉफिट कमाते, किसी नए प्लांट पे कोई नया प्लांट खरीद लेते। अब गलती क्या हुई, वो ये नहीं देखते थे कि ये प्लांट फायदा देगा या नुकसान देगा। क्या होता कि एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती, नया प्लांट जो खरीदते वो नुकसान में जा रहा होता। तो क्या होता, एक कंपनी जिसका प्रॉफिट था उसको नुकसान को कवर करने के लिए लगा देते। तो कुछ सालों के बाद ये हुआ कि कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली कम हो गई और नुकसान करने वाली ज्यादा हो गई। तो पूरा ग्रुप बैंकरप्ट हो गया और वो सेल हो गया पूरे का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो कोई पार्ट किसी ने खरीद लिया, कोई कंपनी किसी ने खरीद ली, कोई कंपनी किसी के पास चली गई। तो ये पुअर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थी और पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, उसकी वजह से कंपनीज नुकसान में चली गई। अब ये इंटरनल मैटर था ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का असर नहीं था, इंटरनल इन्वायरमेंट का असर था, जिसकी वजह से डेबू कंपनी जो है वो फेल हो गई। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास निराला है, लाहौर के अंदर एक बड़ी मशहूर निराला स्वीट्स गुजरी है। ये अपने टाइम की बहुत ही मशहूर स्वीट्स बनाती थी, और इसकी स्वीट्स जो हैं यूएई, दुबई, शारजा, ओमान, ये सऊदी अरब तक सप्लाई होती थी। इन्होंने अपनी वहाँ भी बनाई हुई थी, अपनी फ्रेंचाइज जो थी, वहाँ भी ये इनकी मिठाई बिकती थी। और इनकी मिठाई की वैरायटी आम लाहौर से बहुत ज़्यादा थी और बड़ी क्वालिटी की मिठाई थी। हुआ क्या, इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की, निराला मिल्क लॉन्च कर दिया, निराला स्वीट्स के साथ शुगर लॉन्च कर दी, फलां लॉन्च कर दी, फलां प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। लेकिन वो इट वाज द नॉट द राइट टाइम। निराला ने जो पोर्श गाड़ी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, इन के फारूक साहब इनके ओनर थे उस वक्त, ठीक है। तो ताजदीन साहब के पोते थे शायद वो।
तो अब क्या हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि कंपनी ने इतना अपने आप को डाइवर्सिफाई किया कि डिफरेंट बिजनेसेस में जाने की वजह से स्पेशलाइजेशन खत्म हो गई। अल्टीमेटली लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लोन को मैनेज ना कर सके और कंपनी बंद हो गई। अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोवर कंडीशन थी, उसकी वजह से बिजनेसेस बंद हो गई। अब सोचें, ये बाहर का किसी फैक्टर ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, इंटरनल इन्वायरमेंट ने असर किया बिजनेस को और बिजनेस जो है वो बंद हो गया। तो इसी तरह के सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, अगर आप इनको अच्छा मैनेज करें तो यू कैन बी सक्सेसफुल। अच्छा, फिर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स है आपका, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होंगे, जो लोग होंगे काम करने वाले, उनको मैनेज करना, ठीक है, वो बहुत अहम है। अगर आप उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो आपकी कंपनी जो है वो कभी भी अच्छी नहीं चल सकती। ये भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। अगर आप उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा है ना, जिसकी वजह से आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी आपको। अगर आप इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली मैनेज कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो वो स्ट्रेंथ है आपकी। आप नहीं मैनेज कर रहे तो वो आपकी वीकनेस है, तो आपको वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। देन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो जो हमारी। अब ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है। ऑपरेशंस यानी चीज़ों को चलाना, एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट और प्रोड्यूस करना चीज़ों को। जैसे देखें ना, आप गाड़ी बना रहे हैं तो वो आपकी गाड़ी बनाने का जो प्रोसीजर है वो प्रोडक्शन है। वो कैसे चलाएंगे हम, वो प्रोसीजर कैसे होगा, वो हमारे ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेशनल प्रोसेसेस को डील करता है, और उन ऑपरेशनल प्रोसेसेस की वजह से हम किस तरह प्रोडक्शन करते हैं उनको डील करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह देखें ना, आप जो है एक चीज़ बना रहे हैं और एक चीज़ बनाने के लिए आपने 100 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप एक कंपनी है वही चीज़ बना रही है 30 स्टेप्स में, तो सोचे कौन सी कंपनी बेहतर है। जो 30 स्टेप्स में बना रही है वो कम एफर्ट लगेगी, कम वक्त लगेगा। आप कर रहे हैं 100 स्टेप से, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो प्रॉपर एफिशिएंट नहीं है आपके मुकाबले में जो दूसरी हैं उनकी एफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसे देखें भट्टे हैं ईंटों के भट्टे पे, एक ईंटों का भट्टा जो है दिन में जो है वो 2 लाख ईंटें बना लेते हैं। दूसरे भट्टे पे जो है वो 1 लाख ईंट बनती है। तो खुद सोचें, उतना ही टाइम लगा रहे हैं, उतने ही रिसोर्सेज लग रहे हैं, उतना ही टाइम लग रहा है, तो कौन सा बेहतर हुआ जो 2 लाख ईंटें बना रहे हैं। अब हमें देखना है कि हाउ दे आर बेटर, वो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वो 1 से 2 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है कि हमने उसको मैनेज करना। अब जैसे देखें, हो सकता है 1 लाख वालों ने 50 मजदूर लगाए हों तो 2 लाख वालों ने 100 मजदूर लगाए हों, तो फिर तो डबल ही बनती थी ना उनकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भी 100 मजदूर लगाएं तो हमारी भी 2 लाख ईंटें बन सकती हैं। हम भी 100 मजदूर लगा देंगे, हमने अपनी ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट बढ़ा के कैपेसिटी को बेहतर कर लिया। एन मुमकिन है कि हम 50 लोगों से लाख बनवा रहे हैं तो वो 70 लोगों से 2 लाख बनवा रहे हो। इसका मतलब वो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, कि हम 50 से कम बनवा रहे हैं ना, तो वो 70 से 2 लाख बनवा रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि 70 से 2 लाख बनवाएं, एटलीस्ट 50 से तो प्रोपोर्शनेटली बनवाएंगे ना। अगर देखें 70 लोगों से 2 लाख ईंटें बन रही हैं तो इसका मतलब 35 लोगों से लाख ईंटें बन रही हैं। तो हम कितनों से वो लाख बनवा रहे हैं, 50 लोगों से। तो हम इनएफिशिएंट है, हमें उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोसेस को। तो अब ये अगेन इंटरनल मैटर है, हमारा ज़ाती मसला है। ये ऐसा मैटर है जो बाहर के एनवायरनमेंट का असर नहीं है, हमारा असर है। अब ये भी मुमकिन है कि हमारे पास जो 50 लोग हैं वो ज़्यादा स्किलफुल ना हो, उनके पास लोग स्किलफुल हों। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको स्किल दें। ठीक है ना, अब वो जो स्किल देंगे हम, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम भी है और ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम भी है। जब हम उनको स्किल दे लेंगे तो हो सकता है हमारे 35 लोग जो हैं वही 1 लाख बनाए, और जो बाकी ऊपर वाले 15 लोग हैं वो 50,000 और ईंटें बनाए, तो हम 50 लोगों से 1.5 लाख ईंटें बनवा लें, मुमकिन है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है ना, हमने सोचना है कि हमने करना क्या है। अगर आप गौर करें तो ये हमारा जाती और इंटरनल मसला बन रहा है, ये बाहर के हालात हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। ठीक है, तो दैट इज वाई वी कॉल इट इंटरनल इन्वायरमेंट। आगे मार्केटिंग एंड सेलिंग है हमारी। मार्केटिंग और सेलिंग भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, कि हमने चीज़ बनानी है तो वो चीज़ कस्टमर तक पहुंचेगी कैसे, ये हमने फैसला करना है। ठीक है, हमने जो है जिस तरह अभी सप्लाई चेन पड़ी थी ना पूरी, कि हम बेकरी आइटम बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारी चीज़ बेचता है और डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर लेके जाता है। अब ये हमारा फैसला है, हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचना चाहते हैं या खुद बेचना चाहते हैं। जिस तरह आप देखें ना, कुछ की अपनी फ्रेंचाइजीज होती हैं। छोटी सी मिसाल ले लें आप, लाहौर के अंदर एक बेकरी है ब्रेड एंड बियॉन्ड, तो ब्रेड एंड बियॉन्ड की अपनी बेकरी भी है। ठीक है, तो वो अपनी बेकरी पे भी चीज़ें बेच रहे हैं और साथ साथ वो स्टोर्स पे भी, जो रिटेल स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ भी ब्रेड एंड बियॉन्ड बिक रही है। डॉन जो है, डॉन ब्रेड जो है उसका मेजर पोर्शन जो है ना वो रिटेलर से सेल होता है। उन्होंने अपनी भी बनाई थी आउटलेट्स, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने वो बंद कर दी। ठीक है, तो अब जो डॉन की चीज़ें बिक रही हैं वो सिर्फ जो है दूसरे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बिक रही हैं। अब ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है।
ठीक है। इसी तरह अब गोश्त देखें, गोश्त बनाने वाली कंपनियां जो हैं, हो सकता है गोश्त बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो अपना खुद बेच रही हों या दूसरों के थ्रू बेच रही हों, ठीक है, ऐसे भी मुमकिन है। तो ये मार्केटिंग और सेलिंग जो है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस ने डिसाइड करना है कि चीज़ बनाने के बाद हमने लोगों को बेचनी कैसे है। हम खुद बेच सकते हैं या हम आउटसोर्स, आउटसोर्स होता है जब हम दूसरों की मदद से बेचते हैं तो, ठीक है। और जब हम खुद बेचते हैं तो वो हमारा अपना रिटेलिंग का बिजनेस होता है। अब कपड़ों की मार्केट को देख लें, पहले जितने कपड़ों के ब्रांड्स थे वो सारे दूसरों के थ्रू बेचते थे, लेकिन अब जो ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं। सना सफीनाज की अपनी आउटलेट्स बनी हुई हैं, खादी की अपनी बनी हुई हैं, गुल अहमद की अपनी बनी हुई हैं, ये सारे खुद बेच रहे हैं। अब ये इनकी स्ट्रेटजी है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो खुद बेचते हैं। और आउटसोर्स होता है या इनडायरेक्ट सेलिंग होती है जो हम रिटेलर्स के थ्रू बेचते हैं, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट सेलिंग आपने करनी है, इनडायरेक्ट सेलिंग करनी है, ये भी हमारा फैसला है ना, ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का फैसला है। तो दिस इज हाउ बच्चों वी डील विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये इस तरह हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। तो थैंक यू सो मच, दिस लेक्चर इज एंड। तो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी या नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमिंग क्लास। अल्लाह हाफिज़।